अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। साथ ही मुल्क भर में कलअदम जमातों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। इस हवाले से बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का दावा किया जा रहा है, एक्शन लिया जा रहा है, इदारों का कंट्रोल संभाला जा रहा है और मुश्तबा अफराद को हिफाजती तहवील में लिया जा रहा है। और हुकूमत का कहना है कि ये सब कार्रवाइयां नेशनल एक्शन प्लान के तहत हो रही हैं। अब फाइनली नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जा रहा है। आज होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी नेशनल एक्शन प्लान पर बात हुई है। मुल्क में कलअदम जमातों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इस हवाले से हुकूमत ने आज बड़ा फैसला किया है। वजीर आज़म इमरान खान की सरबराही में काबीना इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत ने फैसला किया है कि कौमी सलामती के मामलात पर अपोजिशन को साथ लेकर चला जाए। इस हवाले से तमाम पार्लिमानी जमातों के सरबराहान को अहम मुशावरत में शामिल किया जाएगा। इस हवाले से एक कमेटी कायम की जाएगी जिसकी सरबराही फवाद चौधरी के मुताबिक या तो वजीर आज़म इमरान खान या फिर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी करेंगे। ये बहुत अहम मामला है क्योंकि कल ही कौमी असम्बली में खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कलअदम जमातों के हवाले से हुकूमती पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद की थी। अब हुकूमत अपोजिशन जमातों को भी मुशावरती अमल में शामिल करेगी और उन्हें एतमाद में लिया जाएगा, ये हुकूमत का दावा है। मुल्क भर में जमात दावा और जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं और आज जारी होने वाले वजारत दाखिला के एलामिये के मुताबिक नेशनल एक्शन प्लान के तहत कलअदम जमातों के खिलाफ ऑपरेशन में आज तक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 121 अफराद को हिफाजती तहवील में ले लिया है। इसके अलावा अब तक 182 मदारिस, 34 स्कूल और कॉलेजेस, 5 अस्पताल, 163 डिस्पेंसरियाँ, 184 एम्बुलेंस और 8 दफातर को भी सरकारी तहवील में ले लिया गया है और उनका इंतजाम हुकूमतों ने संभाल लिया है। वजारत दाखिला के मुताबिक कलअदम जमातों के खिलाफ ऑपरेशन एक जारी अमल है और नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है। इस हवाले से वजारत दाखिला सूबाई हुकूमतों और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मौसर राब्ते में है। चारों सूबों में इस हवाले से कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी जाहिद किशकोरी से। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, आपकी ज़ाहिर हुकूमती ज़राए से बात भी हुई है, ये बताइएगा कि हुकूमत का एग्जैक्टली टारगेट क्या है? FATF का मामला अपनी जगह पर है, ये गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं। जब ये गिरफ्तारियाँ हो रही हैं तो इन गिरफ्तार अफराद के साथ क्या जाएगा? अगर हुकूमती तहवील में मुख्तलिफ इदारे लिए जा रहे हैं तो उनके साथ क्या किया जाएगा? हुकूमत का एग्जैक्टली प्लान क्या है? शाहजेब, देखें, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। इससे पहले 3-4 ऑपरेशन हो चुके हैं। पिछली हुकूमत ने भी किया था। ये वो लोग हैं ना, इनके स्केजुअल 4 पे थे, इन पर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है। देखें, होम डिपार्टमेंट जो पंजाब का है, सिंध का है, GB का है, उसके यहाँ इस्लामाबाद में इंटीरियर मिनिस्ट्री, आज मैं वहीं पर था, मुख्तलिफ लोगों से बात हुई है कि ये नए लोग हैं, इन पर मुबैना तौर पर कैश कैरियर का इनको नाम दिया जा रहा है कि ये फ़ंड्स इकट्ठे करते थे इन कालादम तंजीमों के लिए, मुख्तलिफ मदारिस चलाने के लिए, मुख्तलिफ शक्ल में, जो या तो इनके ख़िलाफ़ टेरर फाइनेंसिंग की शक्ल में या कैश कैरियर हवाला हुंडी के सिलसिले में केस फाइल किए जा सकते हैं। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन पहले इनकी होगी, पूछताछ होगी और ये नंबर कहीं आगे बढ़ेगा। जो आज़ाद सोर्सेज से, जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, मुख्तलिफ देख रहे हैं FATF के जो तमाम दिए हुई कंडीशंस हैं या होम डिपार्टमेंट के हैं, वो नंबर कहीं इससे ज़्यादा बताते हैं। जो हुकूमत ने बताया है कि ये मदरसे और एम्बुलेंसेज और तमाम जो लोगों को गिरफ्तारी जिनकी हुई है तहवील में लिया गया है, ये नंबर 2 गुना कहीं ज़्यादा है। तकरीबन 300 लोग हैं, 700 के करीब स्कूल हो सकते हैं जिनको तहवील में लिया जा रहा है। अब हुकूमत की पॉलिसी ये थी पहले कि इनको पहले शामिल तफ्तीश किया जाए, उसके बाद देखा जाएगा कि इनकी टेंडेंसी क्या है, क्या इनको मेन स्ट्रीम में लाना है, क्या इनको जो मुख्तलिफ स्कूल हैं पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में उनको वहाँ पर भेजना है, या जो रिलीजियस मिनिस्ट्रीज़ हैं या औकाफ डिपार्टमेंट को देना है, या ज़िलाई इंतज़ामिया इनका कंट्रोल लेगी, या इसके साथ इसके अलावा तकरीबन 14 लाख
स्टूडेंट भी हैं जो डिस्टर्ब हुए हैं। हुकूमत ये समझती है कि शायद उनको फ़ंड किया जाए, तो अभी पॉलिसी जो है इनको हैंडल कैसे करना है, क्या केसेस फाइल करने हैं, क्या स्कूल में बच्चों को दाखिल कराना है, क्या ये जो मुख्तलिफ हुनर की सर्टिफिकेट देने वाले इदारे हैं पंजाब में बिलखसूस उनके हवाले करना है। होम डिपार्टमेंट इसको देखेगा। ये अभी फ़ैसला हुकूमत का आने वाले चंद दिनों में हुकूमत करना चाहती है, लेकिन मजमूई तौर पर ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान को 20 मई तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मई के चौथे हफ्ते में पेरिस में एक अहम मीटिंग है। पाकिस्तान को तमाम कंडीशन ये कालादम तंजीमों के हवाले से मुकम्मल करके वहाँ पर देनी है, जिस पर फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहना है या फिर सितंबर का जो इजलास होगा जो कि डेडलाइन है पाकिस्तान को जो ब्लैक लिस्ट करना है। ये तमाम तर सिचुएशन हुकूमत यहीं कर रही है। रियाज़त गिचकोरी इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे कि हुकूमत का टारगेट क्या है, किस तरीके से सारे के सारे मामले से निपटा जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान गुज़िश्ता 20 दिन के जंगी माहौल और कशीदगी के बाद हालात में बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन अहम बात यह है कि इसके लिए अहम ममालिक के रहनुमा पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं। इस्लामाबाद दुनिया भर के सिफारतकारों का मरकज़ बना हुआ है, सिफारती मुहाज गर्म है, लेकिन दूसरी तरफ भारत जहां से जाहरियत हुई कशीदगी को मुसलसल बढ़ाया जा रहा है, वहां का सिफारती माहौल सर्द है और पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में किसी गैर मुल्की रहनुमा का नई दिल्ली का दौरा देखने में नहीं आया है, जबकि पाक भारत कशीदगी कम कराने में जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है उसके किरदार भी अब मंजर आम पर आ रहा है। इसी सिलसिले में सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल जुबैर जिन्हें गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान आना था, वो आज पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें की। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में सऊदी वज़ीर खारजा आदिल अल जुबैर ने सऊदी फरमारवा और वली अहद के पैगाम पहुँचाए। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पाक भारत हालिया कशीदगी पर भी बातचीत हुई। सऊदी वज़ीर खारजा ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की और ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आदिल अल जुबैर ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा और पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की हिमायत का यादा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इंतहाई मुश्किल हालात में उनकी कोशिश पर सऊदी वजीर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान का सच्चा दोस्त रहा है। इसके अलावा आज लग्जमबर्ग के वजीर खारजा ने भी इस्लामाबाद में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की और मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उनका पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी और मसला कश्मीर के मामले पर दिलचस्प मुकालमा हुआ। पाकिस्तान सिफारती सतह पर मुसलसल भारतीय जारियत के मामले पर अपना मौक़िफ़ आलमी सतह पर पेश कर रहा है और बता रहा है कि भारत को अमन और मुज़ाकरात और इंसदादी दहशतगर्दी के लिए हर तरह के ताउन की पेशकश की जा रही है। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ चीन के नायब वज़ीर खारजा ने भी पाकिस्तान का दौरा किया था और अपने दौरे में उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की और भारत से कशीदगी के खात्मे के लिए इक़दामात को सराहा। चीन तामीरी किरदार अदा करने का पैगाम दे रहा है। सऊदी वज़ीर खारजा इस सिलसिले में पाकिस्तान के दौरे पर हैं, जबकि इस सिलसिले में अमरीका ने भी अहम किरदार अदा किया है, जिसका जिक्र गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी किया था और इसके लिए अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो का शुक्रिया अदा किया था और कहा था कि अमरीका ने प्राइवेट डिप्लोमेसी के जरिए पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा किया। पाक भारत कशीदगी पर गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान ने भी मीडिया ब्रीफिंग के दौरान भारत कशीदगी कम कराने के लिए बैक चैनल डिप्लोमेसी की तस्दीक की थी और कहा था कि अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा किया था और भारतीय वज़ीर खारजा सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से बात की थी। जहां बैक चैनल डिप्लोमेसी को पाक भारत कशीदगी में कमी लाने में अहम समझा जा रहा है, भारत मानता नहीं है, बट अब बाकायदा तौर पर खुद अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि वहां से किरदार अदा किया गया, बात की गई भारत के हाई ऑफिशियल से। भारत से ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए पाकिस्तानी इकदामात भी अहम हैं। पाकिस्तान अपना हाई कमिश्नर और वफ्द भारत भेज रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद लगता है कि भारत की सर्द महरी बरकरार है और भारतीय वजारत खारजा ने करतारपुर राहदारी मुआहदे के मुसव्विदे पर पाक भारत इजलास नई दिल्ली की बजाय अटारी पर ही मुनक्किद करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि करतारपुर राहदारी पर भारत ने ही पहले नई दिल्ली में मुशावरती इजलास की तजवीज़ दी थी, लेकिन अब मुलाकात की दरख्वास्त अटारी में कर दी गई है, जिससे पाकिस्तान ने इत्तफाक किया है।
यानी कि पाकिस्तान इस बात पर भी मान गया। जबकि इसी सिलसिले में 28 मार्च को भारतीय वफ्द पाकिस्तान के दौरे करेगा, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल जो एक रवैया है वो अभी तक ऐसा है कि मामलात बिगड़े ना, मगर ये बैक डोर डिप्लोमेसी इस बात की अब जमानत है कि मामलात यहाँ से नहीं बिगड़ेंगे। सीनियर तज्जियाकार मुशर्रफ ज़हीरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुशर्रफ ज़हीरी साहब, बहुत शुक्रिया। वैसे साहब, इस वक्त पाकिस्तान में तो सिफारती माहौल गर्म है, सऊदी वज़ीर ख़ारजा भी आए हुए हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ दौरे हो रहे हैं। भारत में ऐसा नहीं हो रहा, मगर बैक चैनल डिप्लोमेसी के हवाले से अब तो खुद अमरीकी दफ्तर ख़ारजा ने भी इस बात की तस्दीक कर दी। तो अगर वैसे वाज़े तौर पर भारत में कोई नहीं जा रहा या भारत इस वक्त नहीं मिल रहा लोगों से, मगर बैक चैनल डिप्लोमेसी की वजह से सोचा जाए कि अब यहाँ से हालात नहीं बिगड़ेंगे, या वो तमाम लोग जो पाकिस्तान आ रहे हैं और दौरा कर रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से भी इश्तियाल अंगेज़ी नहीं हो रही, इस बात की ज़मानत देती है ये बात कि आगे भारत की तरफ से मामला नहीं बिगाड़ा जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और लेकिन इससे पहले कि हम ये डील करें कि भारत जो है वो मामलात बिगाड़ेगा या नहीं, शाहजेब, हमें एक और सवाल पूछना चाहिए, और वो ये कि हम इतना ज़्यादा क्रेडिट देने के लिए क्यों तैयार हो गए। मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ और मुझे बड़ी हैरत हुई कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, जिनको मुकम्मल तौर पे इन द पिक्चर रखा गया है, जिस तरह कहा गया है, वज़ीर आज़म भी इन द पिक्चर थे, ये ख़ुद भी इन द पिक्चर थे, ये जो क्रेडिट दिया जा रहा है अमेरिका को, ये एक्चुअली अमेरिका डिज़र्व नहीं करता, क्योंकि ये डी एस्केलेशन ऐसे बात की जा रही है कि दोनों ममालिक ने जो है इश्तियाल अंगेज़ी की, दोनों ने जो है कोई गड़बड़ की, और फिर अमेरिका बीच में आया और दोनों को सेटल डाउन किया। लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ। असल में तो ये हुआ कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर एक जारहाना हमला किया। ना हिंदुस्तान और ना दीगर और ममालिक जिन्होंने उस हमले की मजम्मत करने के बजाय उसको इंडोर्स किया, वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान में एक डिफेंसिव कैपेबिलिटी और डिफेंसिव रिटेलिएशन की कैपेसिटी है। जब पाकिस्तान ने वो डिफेंसिव रिटेलिएशन अंडरटेक की तो अमेरिका और दीगर और ममालिक थोड़े से घबराए, और उसके बाद जब पाकिस्तान के ऊपर दीगर मिसाइल अटैक्स का जो हल्ला जो है वो सवार किया गया, और हमें पता चला पाकिस्तान में कि ये शायद मिसाइल अटैक्स 27 तारीख की रात को होंगे, तो हमारे निज़ाम ने फिर कांटेक्ट किया इन दीगर ममालिक से और कहा, देखिए, इंडिया ने एक दफ़ा तो हमला कर दिया बालाकोट में, जो आपने इंडोर्स किया था सबने, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अगर ये फिर से इंडिया ने किया, खासतौर पे मिसाइल अटैक, तो हम उसी तरह से जवाब देंगे जिस तरह हमने इसका दिया है। लेकिन मिसाइल अटैक का जवाब जो है वो कहीं ज़्यादा संगीन है। तो फिर अमेरिका ने, और आप नोट कीजिए कि उन्होंने 2 लोगों को फ़ोन किया इंडिया में, सबसे पहले उनके वज़ीर ख़ारजा को, और दूसरा उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को। हमारे साइड पे सिर्फ एक शख्स से उनकी बात हुई। इससे वाज़े ये साफ जो है क्लियर होना चाहिए कम से कम पाकिस्तानी जो है जहन में कि इंडिया जो है वो एस्केलेटरी लैडर पे ऊपर था। इंडिया ने जारहियत शुरू की और इंडिया ही को स्टैंड डाउन करवाया गया है, पाकिस्तान को नहीं स्टैंड डाउन करवाया गया है। तो ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी है, इसका मकसद इंडिया को काबू करना था, इसका मकसद पाकिस्तान को काबू करना नहीं था। मगर ये हुआ तो उसी सूरत में ना कि पाकिस्तान नहीं एस्केलेशन चाह रहा था। पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान की सिविल अस्करी क़यादत, दोनों का नजर आया अमेरिका को रवैया, जिसकी वजह से वहां पर जो आप कह रहे हैं कि 2 लोगों से बात की, अजीत देओल से भी बात की और वहां की फॉरेन मिनिस्टर से भी बात की, तो ये मुमकिन तो उसी सूरत में हो सका। तो अगर इसको अल्फाज में नहीं कहा जा रहा, मगर वाज़े तौर पर नजर तो आ रहा है कि अमेरिका वरना क्यों करता ये, और वहां पर डी एस्केलेशन क्यों कराता अगर पाकिस्तान के वजीर आजम का और पाकिस्तान की क़यादत का रवैया वो ना होता। एब्सोल्युटली। और ये इस पे अगेन मैं समझता हूँ कि हमें बड़ा फ़ख्र होना चाहिए कि हमारा निज़ाम था जिसमें अपोजिशन लीडरशिप भी शामिल थी। वो ठीक है कि अब उसको ख़राब कर दिया गया है माहौल को इन स्पीचों के बाद, लेकिन आपका अपोजिशन, आपकी जो हुकूमत में जो जमात है, आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके आर्मी चीफ, इवन आपके वज़ीर ख़ारजा, जिनको ज़्यादा बोलने का शौक़ है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसके बावजूद वो जो 2-3 दिन थे उसमें जो सिग्नलिंग थी वो ये थी कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान घबराया नहीं है और पाकिस्तान के पास जवाब देने की सलाहियत है। ये जो अनासिर थे, इन्होंने दुनिया पे और ख़ास तौर पे अमेरिका पे ये वाज़े करवाया कि अगर हिंदुस्तान बार बार ये करेगा और आप इसको इंडोर्स करते रहेंगे तो पाकिस्तान फिर जवाब देगा। तो मैं समझता हूं कि इसको लिंक करना पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़ के साथ ये बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया मुशर्रफ ज़हीरी साहब, हमारे साथ इस हवाले से बात कर रहे थे। इस सब में बहुत कुछ हुआ। जो एक बजट आया था तरमीमी बिल, वो भी पास हो गया, मगर हुकूमत की तरजीहात पर
सवालात उठ रहे हैं, मुआशी तरजीहात पर सवालात उठ रहे हैं कि दावे कुछ और हैं और इस वक्त मामलात कुछ और नजर आ रहे हैं। तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हुकूमत ने जल्दबाजी में दूसरा तरमीमी फाइनेंस बिल मंजूर करा लिया। अपोजिशन शोर मचाती रही कि उसकी तजावीज़ नहीं सुनी गई, उनकी तजावीज़ को तरमीमी बिल में शामिल नहीं किया गया, मगर शोर शराबे और एहतजाज के दौरान ही बाकायदा बहस कराए बगैर ही हुकूमत ने बिल मंजूर करा लिया। मगर बिल तो मंजूर हो गया, मगर टैक्स वसूली के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी में एक बार फिर से कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है। और ये कन्फ्यूजन जब से हुकूमत आई है बरकरार है। नॉन फाइलर्स प्रॉपर्टी ले सकते हैं, गाड़ियाँ ले सकते हैं, नहीं ले सकते। इस हवाले से पहले एक पॉलिसी थी, फिर उसको बदला, फिर कहा कि 1300 सीसी तक ले सकते हैं। अब फिर इस हवाले से खबरें आ रही हैं कि हुकूमत ने यह पॉलिसी मुकम्मल तौर पर बदल दी है, सब ले सकते हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे। और जो टैक्स अहदाफ हैं उनका टारगेट मुसलसल हुकूमत नहीं पूरा कर पा रही और मुसलसल ये तनकीद हो रही है कि हुकूमत के पास इस हवाले से कोई पॉलिसी नहीं है। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस हवाले से बात भी की। क्या बात की, जरा देखिए। जो FBR है इसका ठीक होना ज़रूरी इसलिए है कि हम जब तक FBR की रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, नंबर 1 हम अपना खर्चा मीट नहीं कर सकते। अगर हमने ये रियलाइज़ किया कि FBR ठीक नहीं हो सकती, हम एक नई FBR बना देंगे, इसलिए कि ये पाकिस्तान की सर्वाइवल है। इसमें ये कोई हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं है। अगर हमारा टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी ठीक ना हुई तो ये तो मुल्क की आगे सिक्योरिटी का इशू है। कोई भी कौम जो कर्जों के ऊपर डिपेंड करती है वो कभी भी वो खुददार नहीं रह सकती, उसकी कभी भी उसकी इंडिपेंडेंस नहीं रह सकती। ये वज़ीर आज़म कह रहे हैं। क्या वजह है कि टैक्स के मामलात इस हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ रहे? हमारे साथ शहबाज राना मौजूद हैं, आप सीनियर इकोनॉमिक रिपोर्टर हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून से। बहुत शुक्रिया शहबाज राना। शहबाज बताइएगा क्या मसला क्या है? और पहले तो इस वाले इशू पर बात करना चाहेंगे हम। पहले नॉन फाइलर्स वाली पॉलिसी रिवर्स कर दी थी नून लीग की, फिर उसमें तब्दीली की, फिर अब खबर आ रही है कि 1300 सीसी तक की जो बात की गई थी अब कोई भी नॉन फाइलर गाड़ियाँ खरीद सकता है, ये फिर तब्दील कर दिया। क्या किया है हुकूमत ने? जी शाहज़ेब साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपको याद होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो आखिरी बजट था उसमें ये पॉलिसी लेके आए थे कि जो नॉन फाइलर्स हैं ना वो गाड़ी ख़रीद सकते हैं ना वो घर ख़रीद सकते हैं। और इस कदम का जो वो मकसद वो ये इकदाम का बता रहे थे, मकसद ये था कि नॉन फाइलर्स को वो मजबूर किया जाए कि वो टैक्स नेट में आए। क्योंकि जो वो पॉलिसी थी कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनसे आप ज़्यादा टैक्स रेट ले लें और फाइलर से कम ले लें, उससे ये लोग शायद टैक्स नेट में आ जाएंगे। तो लोगों ने एक ज़्यादा कॉस्ट पे करना बेहतर समझा बजाय कि वो टैक्स नेट में आने के। तो उसके बाद इन्होंने एक इंतहाई इकदाम उठाया पिछली हुकूमत ने और ये पाबंदी लगा दी। ये PTI की हुकूमत का ये चौथा फैसला है। जब ये सितंबर 2018 में इन्होंने पहला अपना मिनी बजट दिया, उसमें ये पाबंदी उठा ली गई। जब इसके ऊपर शोर पड़ा तो जब असद उमर साहब ने अपना बजट वाइंड अप स्पीच दी अक्टूबर में, उसमें ये फिर दोबारा पाबंदी लगा दी गई। उसके बाद जनवरी 2019 में जब उन्होंने अपना दूसरा मिनी बजट अनाउंस किया तो उसमें 1300 सीसी तक की इजाज़त दे दी गई। और उनका ये कहना था कि जो इसकी वजह से जो 3 लोकल असेंबलर्स हैं उनके कारोबार पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, तो उनको इस तरह ये एक ज़्यादती होगी तो इसलिए उनको अलाउ कर दिया गया। लेकिन जो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में जब ये मिनी बजट डिबेट के लिए गया तो उन्होंने इसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा कि अगर आप मिडिल इनकम ग्रुप को इजाज़त देना भी चाह रहे हैं तो 800 सीसी की दे दें। लेकिन जब आप देखते हैं फाइनल बजट आता है तो उसमें कल जो वाइंड अप स्पीच थी, अब किसी भी कैटेगरी की गाड़ी नॉन फाइलर ख़रीद सकता है। ये एक बहुत बड़ा एक रिवर्सल है। हुकूमत को ये फैसला करना, ये एक मौका था इनको ये एक स्टैंड लेना था कि इनको शॉर्ट टर्म में अपने टैक्सेस चाहिए, इनको जो कुछ 3 असेंबलर्स हैं उनके मफादात को प्रोटेक्ट करना है, या ओवरऑल इनको एक पॉलिसी डिसीजन लेना है लॉन्ग टर्म में जहाँ पे मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो, जहाँ पे एक फाइलर का कल्चर हो। ये जो फाइलर वाली बात है ये कोई आम बात नहीं है। ये आपके कानून में है कि अगर आपकी सालाना आमदन 4 लाख से ज़्यादा है, आपके पास 1000 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। बिल्कुल ये बड़ी अहम बात है। अब ये बताइएगा कि आज भी FBR को तनकीद का निशाना बना रहे थे वज़ीर आज़म। इस हुकूमत के अलग से रेवेन्यू मिनिस्टर भी मौजूद हैं। रेवेन्यूज़ का इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ठीक करना है, मुसलसल शॉर्टफॉल है, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, या वाकईतन जो वज़ीर आज़म कह रहे हैं FBR नहीं काम कर रहा, इनके कहने के बावजूद और इनकी कोशिशों के बावजूद FBR नहीं काम कर रहा। शाहज़ेब साहब मसला ये है कि जब ये हुकूमत इक़्तिदार में अभी ये लोग नहीं आए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। इनका ये कहना था कि हम 8000 अरब रुपए पे टैक्स रेवेन्यू ले जाएंगे, हम राइट मैन फॉर द राइट जॉब है वो काम करेंगे। बदकिस्मती से जिस शख्स को इन्होंने चेयरमैन FBR लगाया वो अदरवाइज तो बड़े कॉम्पिटेंट शख्स हैं, उनको अगर आप सेक्रेटरी ख़जाना लगाएं, सेक्रेटरी कॉमर्स लगाएं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। वो DMG ऑफिसर है, ही कैन नॉट बी कॉल्ड अ टैक्स मैन। तो उसका एक तो नुकसान ये हो रहा है कि एक अंदर मशीनरी के अंदर एक गो स्लो की पॉलिसी चल रही है, दूसरा आपकी
इकोनॉमी ओवरऑल स्लो हो रही है, आप देख रहे हैं कि हर बड़े सेक्टर में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तीसरा इशू ये है कि इतनी ज़्यादा स्नबिंग हो रही है FBR की। वज़ीर-ए-आज़म साहब हर 15 दिन बाद एक मीटिंग बुलाते हैं, इन सब के उनके ऊपर बहुत सारी डायरेक्शंस देते हैं, लेकिन वो डायरेक्शंस जो हैं वो नीचे तक या पहुंच नहीं पाती या उनको इन्फोर्समेंट इनके प्रॉब्लम है। चौथा बड़ा इशू है पॉलिसी का। इन्होंने जितने भी इकदाम लिए हैं वो बगैर तैयारी के लिए हैं। इन्होंने जो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की कैंपेन है हुकूमत की, बहुत अच्छी कैंपेन है, लेकिन क्या उससे पहले जो FBR के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थे कि किसको क्या काम करना था, क्या वो मामला को देखा गया? वो मामला बिल्कुल नहीं देखे गए। इसी तरह इन्होंने जो टैक्स कलेक्शन के इश्यूज़ हैं, आपको पता है कि जो महंगाई की शरह इस वक्त 8% से ज़्यादा है। आपकी जो GDP है वो 3% से औसतन वो ग्रो करेगी। 11% टैक्स कलेक्शन, आपकी ओवरऑल नॉमिनल GDP आपकी इस वक्त 11% है, लेकिन FBR की जो टैक्स कलेक्शन की शरह वो 3% है। इसका मतलब है कि 8% जो है वो या तो ज़ाया हो रहा है या वो करप्शन की नज़र में जा रहा है। तो क्या ये इतनी इनकॉम्पिटेंसी आ गई है कि एक नई हुकूमत है, इनको आए हुए अभी 6 माह हो गए हैं और ये इस चीज़ को बिल्कुल भी रीकू करने की पोजीशन में नहीं है। इनको फौरी तौर पर 2 इकदाम करने चाहिए। एक तो इनको जो वज़ीर ख़जाना साहब उनको फुली एम्पावर करें, वो हर तरह के फैसले अपने खुद ले सके, और एक पार्टी के अंदर उनके ऊपर जो प्रेशर था उसको टोटली ये ऑफ करें उनसे, और दूसरा उनको इख्तियार दे कि अपनी मर्जी के लोग जहां पे वो लगाना चाहें लगाएं। बहुत शुक्रिया। शहबाज तफसीलात दे रहे थे। वजीर खजाना को मुकम्मल तौर पर एम्पावर करने की जरूरत है। ये बड़ी अहम बात है कि पार्टी के अंदर से दबाव उनके ऊपर ना हो। हुकूमत ने कल जल्दबाजी में फाइनेंस बिल तो मंजूर करा लिया, मगर जब अपोजिशन की जानिब से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद की, तो वफाकी वजीर खजाना असद उमर की जानिब से वो जबान इस्तेमाल की गई जो उनके मर्तबे और उनकी शख्सियत के मुताबिक नहीं। असद उमर ने इल्ज़ाम लगाया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंट में वो बयानिया इस्तेमाल किया जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है, और उन्होंने अंग्रेजी में इसलिए तकरीर की क्योंकि वो अपने आकाओं को पैगाम देना चाहते हैं। असद उमर खुद ही लफ्ज़ शायद का इस्तेमाल कर रहे थे और इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रहे थे। ये वो इल्ज़ाम है जो किसी सूरत भी असद उमर के शाया निशान नहीं है, क्योंकि असद उमर एक ऐसी शख्सियत नहीं है कि सियासत जिनकी ज़रूरत हो या ऐसी बातें करके अपने लीडर को खुश करना उनकी मजबूरी हो। ऐसी बातें करने के लिए फयाजुल हसन चौहान जैसे लोग मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ में और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनसे ऐसी बातों की तवक्को की जा सकती है, मगर असद उमर से नहीं, क्योंकि वो कॉर्पोरेट सेक्टर को छोड़कर सियासत में आए, मजबूरी के तहत नहीं, बाय चॉइस आए। उनके आने के बाद ये तवक्को जाहिर की गई कि सियासत में मजीद बेहतरी आएगी, सियासत में तहजीब और बर्दाश्त बढ़ेगी, मगर असद उमर ने तनकीद के जवाब में जो बातें की वो उन्हें जेब नहीं देती, क्योंकि पाकिस्तान में दूसरों की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाना, उन्हें किसी और के एजेंडे पर करार देना, गद्दारी के फतवे बांटना एक ऐसी रिवायत बनती जा रही है जिसे असद उमर जैसे लोगों से ख़त्म करने की तवक्को की जा सकती है, आगे बढ़ाने की नहीं। सिर्फ यही नहीं, असद उमर ने बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद करते हुए उनके नाम को भी तनकीद का निशाना बनाया और बिलावल भुट्टो को शिकस्त देने वाले को नर का बच्चा करार दिया। ये बिलावल भुट्टो जरदारी की मर्जी है कि वो अपने वालिद का नाम साथ लगाएं या फिर वालदा का या फिर दोनों का नाम साथ लगाएं, ये उनकी मर्जी है। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी वालदा की पहचान को अपने नाम से जोड़ना चाहते हैं तो इसमें मसला क्या है? बच्चे की तरबियत में माँ से ज़्यादा तो किसी का किरदार नहीं होता। माँ का नाम साथ जोड़ना तो फ़ख्र की बात हो सकती है, इसमें शर्म कैसी, इसमें ताना कैसा। साथ ही असद उमर ने नर का बच्चा कहकर वही बात की जो हमारे मुआशरे में पाई जाने वाली मखसूस जहनीत कहती है। ये वो जहनीत है जो ये समझती है कि खातून कुछ नहीं कर सकती। ये वही सोच है जो कहती है कि औरतों की तरह मत रहो, मर्दों की तरह मुकाबला करो, हमने चूड़ियाँ नहीं हुई हैं, मत बच्चे बनो। ये बीमार जहनीत मर्द को ताकतवर और खातून को कमज़ोर करार देती है। ये लोग ये समझते हैं कि खातून कुछ कर नहीं सकती, और ये रिवायती जुमले हैं जो बीमार जहनीत रखने वाले लोगों के साथ साथ असद उमर जैसे पढ़े लिखे लोग भी कह देते हैं। मगर हो सकता है कि असद उमर ने बेख्याली में ये रिवायती जुमले इस्तेमाल कर दिए हों, मगर उनसे ऐसे जुमलों की और ऐसी रिवायात को आगे बढ़ाने की तवक्को नहीं की जा सकती, क्योंकि ये बीमार जहनीत किसी पसमानदा सोच रखने वाली तो हो सकती है मगर असद उमर की नहीं हो सकती। असद उमर इससे बालातर एक शख्सियत नज़र आते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका जो कंडक्ट है और उनका जो बयानिया है उसमें भी ये बातें नज़र आएँ, क्योंकि उनसे तवक्को की जाती है कि वो पाकिस्तान की सियासत को आगे लेके जाएंगे। दूसरी तरफ एक और दिन के हवाले से बात करते हैं। मुआशरा हो, इदारे हों या अपना घर, उनमें से किसी के भी निज़ाम को बेहतर, पुरअमन और खुशहाल बनाना है, तरक्की करनी है, तो ख़वातीन को आगे बढ़ाना होगा। मर्द, औरत और ख्वाजा सरा जो कि बराबर हैं, उन्हें बराबरी के तौर पर देखना होगा। तराजू मुआशरे का हो या रियासत का, उसे मर्द और ख़वातीन को बराबरी के तौर पर तोलना होगा, क्योंकि अहलियत का ताल्लुक जिनसे नहीं है, काबिलियत से है। वो बुनियादी हुकूक जो मर्द अपने लिए पसंद करते हैं
उसे वो हुकूक ख़वातीन के लिए भी पसंद करने होंगे। अगर आज़ादी सबका बुनियादी हक है तो इसकी हकदार ख़वातीन भी हैं। तालीम अगर सबका बुनियादी हक है तो इसकी हकदार ख़वातीन भी हैं। आज़ादी इज़हार राय अगर सबका बुनियादी हक है तो इसकी हकदार ख़वातीन भी हैं। पुरअमन और खुशगवार माहौल में काम करना अगर सबका बुनियादी हक है तो इसकी हकदार सब है, क्योंकि बुनियादी हुकूक इंसानों के हैं, सिर्फ एक सिन्फ के नहीं हैं। वक्त आ गया है कि हमें अपनी गलतियों से सबक सीखना होगा और ये तस्लीम करना होगा कि जिन ममालिक ने भी तरक्की की है उन्होंने ख़वातीन और ख्वाजा सराओं की तर्जुमानी को हर शोबे में यकीनी बनाने की कोशिश की है और ऐसी कानून साजी की है जो ख़वातीन और ख्वाजा सराओं को तालीमी, माली और जिस्मानी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। कल ख़वातीन का आलमी दिन है और पाकिस्तान में कल इस दिन की मुनासबत से औरत मार्च होने जा रहा है, जो किसी NGO की फंडिंग से नहीं, किसी सियासी जमात की वाबस्तगी से नहीं, बल्कि मुकम्मल तौर पर आम शहरियों की मदद से मुनक़िद होने जा रहा है। ये मार्च, जिसका आगाज़ गुज़िश्ता साल मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने किया और इसमें मुल्क भर से 5000 से ज़ायद ख़वातीन शरीक हुई और अपने हुकूक की आवाज़ बुलंद करके एक तारीख रकम की। अब ये मार्च कल फिर से मुल्क भर में होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान भर से हर शोबे की औरतें, ख्वाजा सरा और मर्द शिरकत करेंगे और मुतालबा करेंगे कि मजदूरों के हुकूक बहाल किए जाएं, समाज में इंसाफ और बराबरी को यकीनी बनाया जाए, जिनसी तशद्दुद के खिलाफ कानून साजी की जाए, जिनसी हिरासानी से मुताल्लिक कानून को अमली तौर पर नाफिज किया जाए, लिबास पर शर्मिंदा करने को जुर्म करार दिया जाए, मुसावी मुआवजे के लिए इकदाम किए जाएं, ख़वातीन और ख्वाजा सराओं को समाजी और सियासी शोबों में बराबरी के मौक़े फराहम किए जाएँ, मजहबी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़, गैरत के नाम पर कत्ल और कम उम्री की शादियों के खिलाफ कानून साजी के मुताबिक भी इस औरत मार्च का हिस्सा होंगे। साथ ही इस औरत मार्च में मजलूमों और अक़लियतों के हक़ में भी आवाज़ बुलंद की जाएगी और कोई भी शख्स जो समझता है कि इसके हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई है, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो इस मार्च में शरीक होकर अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है। औरत मार्च के जितने भी मुतालबात हैं वो हर इंसान से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये मार्च सिर्फ ख़वातीन का नहीं, हम सब का है। ज़रूरत इस बात की है कि कल होने वाले इस मार्च में हम सब शरीक होकर एक ही आवाज़ में सदा बुलंद करें, बराबरी सब के लिए है, मौक़े सब के लिए, बुनियादी हुकूक सब के हैं, नाइंसाफ़ी किसी पर भी हो वो नाइंसाफ़ी ही रहेगी, जुल्म कोई भी कर रहा हो वो जालिम ही रहेगा, सिर्फ किसी को इस्तिस्ना नहीं देता। इस बात को तस्लीम करने की ज़रूरत है कि जो हुकूक में और आप अपने लिए पसंद करते हैं वो हुकूक हमें सब के लिए पसंद करने होंगे। बात ख़वातीन की हो, ख्वाजा सरा की हो या मर्द हज़रात की हो, सब के लिए मुआशरे और रियासत का तराजू एक होना चाहिए। कल जाइए, मार्च में शिरकत कीजिए और मुआशरे को मुतदिल बनाने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, क्योंकि आपकी एक आवाज़ है, जब वो बाकी आवाज़ों से मिलेगी तो फिर वो आवाज़ और ताकतवर होगी, वो कानून साजी में किरदार अदा करेगी, वो मुआशरे को आगे बढ़ाने में किरदार अदा करेगी, पाकिस्तान और हम सब को आगे बढ़ाने में किरदार अदा करेगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, होगा हम अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से तालीम के शोबा हो, सेहत का शोबा हो, कोशिश करते हैं कि मुसलसल आवाज़ उठाई जाए कि पाकिस्तान इन शोबों में आगे बढ़े। अहम मामला तालीम से मुताल्लिक ये है कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने से अच्छी बात है, स्कूल बेहतर हो जाएगा, मगर जब तक उस्ताद बेहतर नहीं होगा उस वक्त तक आपके बच्चों का मुस्तकबिल आगे नहीं बढ़ेगा। असातिज़ा की क्वालिटी कैसे बेहतर की जा सकती है? इस मुल्क में लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्या बात हो कि लोग उस्ताद भी बनना चाहें? इस पर ज़रा तफसील से हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। शहरियों को बुनियादी तालीम फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदार रियासतें तालीम पर खुसूसी तवज्जो देती हैं, सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर बनाती हैं, साथ ही असातिज़ा की काबिलियत पर भी तवज्जो देती हैं, मगर हमारे यहाँ ये ऐसा नहीं होता। सारी तवज्जो इस बात पर होती है कि स्कूल कैसे बेहतर हो, सारी बहस इस बात पर होती है। कोशिश होती है कि स्कूल की इमारत अच्छी बना दी जाए, वहाँ सहूलियात मुहैया कर दी जाएँ, निसाब में जिद्दत लाई जाए, ये सब कुछ कर भी दिया जाए तो ये निसाब पढ़ाएगा कौन? ये सब लाजमी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, स्कूल का निसाब बेहतर हो, मगर बहस यहाँ तक ही महदूद होगी तो तालीम का मयार बेहतर नहीं होगा, क्योंकि ये निसाब असातिज़ा ने पढ़ाना है, बच्चों की तरबियत उनके हाथों में है। क्योंकि पाकिस्तान में सरकारी स्कूलों के असातिज़ा की काबिलियत पर हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं। जब खुद टीचर की तालीम का मयार बेहतर नहीं होगा तो फिर वो कैसे बेहतर तालीम देगा? तालीमी निज़ाम में बेहतरी का दारोमदार असातिज़ा पर होता है। सिर्फ स्कूल की इमारतों को बेहतर करने से तालीम में बेहतरी नहीं आती। सरकारी स्कूल बच्चों को मयारी तालीम देने में नाकाम नजर आते हैं। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2016 के मुताबिक पाकिस्तान अपने स्कूलों के तालीमी अहदाफ में 50 साल पीछे है। हमारे यहाँ अलमिया यह है कि
टीचिंग का शोबा आमतौर पर पहली तरजीह नहीं होती। अक्सर लोग किसी और शोबे में कामयाब नहीं हो पाते तो टीचिंग में आ जाते हैं। वालिदैन बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बच्चे खुद भी यही चाहते हैं, और अगर वो कुछ नहीं बन पाते तो फिर वो असातिज़ा बन जाते हैं, सरकारी स्कूल में नौकरी कर लेते हैं, साथ ही उनकी तरबियत पर भी तवज्जो नहीं दी जाती। ऐसी सूरत हाल में सरकारी स्कूलों में बेहतर तालीम की कैसे उम्मीद की जा सकती है? गवर्नमेंट टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की 2014 की स्टडी के मुताबिक सिंध के सरकारी स्कूलों में 1,50,000 असातिज़ा तैनात हैं, जिनमें से 33.3% असातिज़ा के पास बैचलर्स ऑफ एजुकेशन की डिग्री है, जबकि 66.6% असातिज़ा गैर तरबियत याफ्ता हैं। 2 माह पहले सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 16,000 खाली असामियों के टीचर्स की तकर्री करने का ऐलान किया, जिसके लिए 34,000 लोगों ने दरख्वास्त जमा कराई। इसके लिए कम से कम तालीमी काबिलियत BA थी और BEd की डिग्री को तरजीह दी गई थी, लेकिन मिड लेवल स्कूल टेस्ट में सिर्फ 6% उम्मीदवार ही कामयाब हो पाए, यानी डिग्री होने के बावजूद 6% कामयाब हो पाए। यह है सूरत हाल। क्या इस सूरत हाल में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है? जब असातिज़ा का खुद का तालीमी मयार बेहतर नहीं होगा तो वो हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? इसलिए हुकूमत सिंध ने सूबे में मयारी तालीम के फ़रोग के लिए एक गैर सरकारी तंजीम दूरबीन के साथ मुआहिदा किया है। गैर सरकारी तंजीम दूरबीन 2 साल पहले इस मकसद के तहत कायम हुई कि सिंध में स्कूलों, ख़ासतौर पर सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर की जाए। उसके लिए तंजीम दूरबीन ने सबसे पहले उस कॉलेज को अडॉप्ट किया जहां BEd की तालीम दी जाती है। BEd की तालीम टीचिंग के शोबे में आने के लिए ज़रूरी है। इस तंजीम ने गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन हुसैनाबाद को अडॉप्ट किया है, क्योंकि ये तंजीम चाहती है कि स्कूलों को बेहतर करना है तो असातिज़ा को बेहतर करना होगा। इस इदारे ने इस हवाले से फिनलैंड की यूनिवर्सिटी के साथ मुआहिदा किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी के साथ मुआहिदा किया है। इस मुआहिदे के तहत BEd के 4 साला प्रोग्राम के निसाब में बेहतरी लाई जाएगी, असातिज़ा को तरबियत दी जाएगी और ये तरबियत याफ्ता असातिज़ा BEd के तलबा को तालीम देंगे। दूरबीन मुस्तकबिल में कुछ मज़ीद सरकारी स्कूलों को अडॉप्ट करेगा और वहाँ BEd की तालीम हासिल करने वाले इन्हीं असातिज़ा को इन स्कूलों में तकर्रुर किया जाएगा। यह एक आगाज़ है अगली नस्ल के लिए बेहतरीन असातिज़ा को तैयार करने का, मगर बहुत ज़्यादा लाजमी होगा कि हुकूमत इस पर लार्ज स्केल के लिए एक दिलचस्पी ले, ना सिर्फ सिंध हुकूमत ले बल्कि दूसरी हुकूमतें भी लें कि असातिज़ा की बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग हो, और फिर हुकूमतें इस तरीके से दिलचस्पी लें कि जो उस्ताद बनना है वो एक तरजीही प्रोफेशन बन जाए पाकिस्तान में, ना कि एक ऐसा शोबा हो जिसमें लोग उस वक्त जाएं, उस वक्त अप्लाई करें जब वो कुछ और ना बन पाएँ। हमारे साथ मौजूद हैं सलमा आलम साहिबा, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं दूरबीन की। 2008 से पब्लिक एजुकेशन सेक्टर सिंध हुकूमत के वो मुंसलिक हैं, खासा तजर्बा वो इस हवाले से रखती हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मीना साद, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी फिनलैंड से, वो भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सलमा, मैं आपसे पहला सवाल करना चाहूँगा इस हवाले से। अब जाहिर है कि ये एक बड़ा अहम मामला है, पब्लिक सेक्टर में उस असातिज़ा का मयार बेहतर हो, मगर ज़रूरत क्यों है इस प्रोग्राम की कि BEd 4 साल का प्रोग्राम क्यों ज़रूरत है और किस तरीके से इससे बेहतरी आ सकती है? क्या ज़रूरी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं असातिज़ा का मयार बेहतर करने के लिए? देखिए शाहज़ेब, तालीम का मयार जो है वो काफ़ी सबको पता है, काफ़ी लो है अक्रॉस पाकिस्तान, एंड सिर्फ ये गवर्नमेंट स्कूल्स तक भी महदूद नहीं है, आपके बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स भी इसके शिकार हैं। अगर रिसर्च देखी जाए ना तो इसमें बड़ा साफ वाज़े होता है कि वाइल देयर आर मल्टीपल चीज़ें जिससे एजुकेशन का मयार डिटर्मिन होता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो हमेशा आपका क्वालिटी ऑफ टीचर्स होता है। तो क्वालिटी ऑफ टीचर्स पाकिस्तान में आई थिंक सबको ही पता है, प्रेस में भी देखते हैं, हम सब स्टूडेंट्स रह चुके हैं, तो हम सबको अंदाज़ा है कि एक इफ़ेक्टिव टीचर, एक अच्छा टीचर, एक प्यार करने वाला टीचर का क्या असर होता है स्टूडेंट की ज़िंदगी पे। और उसका उल्टा भी हमें पता है कि कोई ऐसा टीचर हो जो अपने काम, अपने पेशे को समझता ना हो, उसमें दिल में दर्द बच्चों के लिए ना हो, प्यार ना हो, तो उसका भी क्या असर होता है वो भी हम सब गुजर चुके हैं उससे। सो इफ़ आई कंपेयर दिस, मेरी अपनी जो ट्रेनिंग है एज ए टीचर फ्रॉम सिंगापुर, ये एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे जो एक ख्याल है ना कि कोई भी खड़ा होकर पढ़ा सकता है, ये एक्चुअली अगर आप ट्रेंड हो है ना एज ए टीचर तो आप रियलाइज़ करेंगे कि बिल्कुल हकीकत ऐसी नहीं है। देखिए यहाँ पे जब टीचिंग की बात आती है, कंटेंट एक चीज़ है, ऑब्वियसली आप जो पढ़ाने जा रहे हैं वो आपको उसकी समझ होनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा, और ज़्यादा तो नहीं कहूँगी बट उससे बराबर इतनी अहमियत ये चीज़ भी रखती है कि उसको पढ़ाने का तरीका क्या है। क्योंकि
ये जो एक पुराना एक जो मॉडल चले आ रहा है एजुकेशन में कि मैं क्लासरूम के आगे खड़े होके बात करूँगी और बच्चे जो है वो सारा उनके जहन में अब्जॉर्ब हो जाएगा और वो रट लेंगे और समझ लेंगे और फिर एग्ज़ाम में क्लियर करेंगे। एक्चुअली अगर आप साइंस पढ़ें इंसान के लर्निंग की तो ऐसे नहीं होता है। तो कोई चीज़ पढ़ाना भी जो है वो एक साइंस है। आपके कॉग्निटिव साइंस, एजुकेशन साइकोलॉजी की जो पढ़ाई है वो बेसिकली यही चीज़ है कि व्हाट हैज़ ऑल द रिसर्च फाउंड कि तालीम होती क्या है कॉग्निटिवली, आपके दिमाग में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं जिससे इंसान जो है वो इंफॉर्मेशन लेके समझता है और फिर उस पर एक्ट कर पाता है। तो जब तक आपकी टीचर्स जो हैं ये सारी चीज़ें, आपका कंटेंट नॉलेज, आपका उसके पढ़ाने का तरीका, बच्चों का दिमाग कैसे डेवलप होता है उसकी समझ, एजुकेशन साइकोलॉजी की समझ, जब तक ये सारी चीज़ें एक टीचर साथ इंटीग्रेट करके नहीं पढ़ा पाएगा ना तो आपके तालीमी मेयार यहीं का यहीं रहेगा। जब तक हम टीचिंग को वो दर्जा नहीं देंगे जो आप माशरे में डॉक्टर्स को देते हैं, उस स्पेशलाइजेशन का, इंजीनियर्स को देते हैं, लॉयर्स को देते हैं, जब तक हम टीचिंग को वो वाला दर्जा नहीं देंगे ना, आई डोंट सी अ बिग शिफ्ट हैपनिंग इन पब्लिक स्कूल। ये अहम नुक्ता है मीना, लाइक टीचिंग इज क्लियरली, पाकिस्तान में उस्ताद बनना लोगों की तरजीह नहीं होती और जाहिर है उसकी वजह से असातिज़ा की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। फिनलैंड में टीचर्स की तालीम और तरबियत कैसे मुख्तलिफ है? लोग वहां इस शोबे में आना क्यों पसंद करते हैं? Well, the teacher education is a 5-year master's program at the university, and it's research-based, so it combines the practice and the theory. टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम 5 साल का मास्टर्स प्रोग्राम होता है। यूनिवर्सिटी में ये एक रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम होता है जो थ्योरी और प्रैक्टिकल पर मुश्तमिल होता है। हमारे टीचर्स स्टूडेंट क्लासरूम्स में पहले साल ही में आ जाते हैं, लिहाजा मुकम्मल तौर पर हकीकी ज़िंदगी के लिए तैयार होते हैं। यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सख्त है। जो उम्मीदवार सबसे बेहतरीन और मुतहर्रिक होते हैं वही टीचिंग की तालीम के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं, और जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं तो मुल्क में टीचर्स की सर्विस ट्रेनिंग के लिए हर साल हुकूमत की तरफ से इन्हें सब्सिडी दी जाती है। ये सब्सिडी इनका हक होता है ताकि सालाना इन्हें अपनी सलाहियतों में इजाफे के लिए एजाज़ दिया जाए। यहाँ टीचिंग का पेशा बहुत पुरकशिश और खुद मुख्तार है। कौमी निसाब सिर्फ एक फ्रेमवर्क होता है। The national curriculum is just a framework where the teachers in every classroom get to decide themselves how they're going to implement the हर क्लास में असातिज़ा खुद फैसला करते हैं कि निसाब पर अमल दरामद कैसे करना है, निसाब क्या होगा और रोजाना की बुनियाद पर कैसा लगेगा। यकीनन ये पेशा काफी पुरकशिश है, ये काबिल एतबार पेशा है। हम अपने असातिज़ा पर भरोसा करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। साथ ही स्कूल प्रिंसिपल ये नहीं देखते कि क्लासरूम में क्या हो रहा है, लेकिन वहाँ असातिज़ा को इन मकासद की तकमील में मदद फराहम करने के लिए मौजूद होते हैं जो इनके लिए तय किए गए हैं। To reach the goals that are set for them. Was it always like? क्या ये हमेशा से ऐसा ही था या असातिज़ा के मयार और फिनलैंड में टीचिंग के पेशे को सबसे ज्यादा पसंदीदा बनाने के लिए कुछ जरूरी तब्दीलियां की गई हैं? Well, of course, it hasn't been like this. 100 years ago, Finland was a very poor country, and in 1970. बिल्कुल, ये ऐसा नहीं था। 100 साल पहले फिनलैंड एक गरीब मुल्क था और 1970 में ये इत्तेफाक राय हुआ कि तरक्की का वाहिद रास्ता ये है कि तालीम पर सरमायाकारी की जाए, जिसके बाद फिनलैंड में इस हवाले से सियासी हमायंगी इतनी मजबूत हुई कि तालीम पर सरमायाकारी शायद वो वाहिद मौजू था जिस पर तमाम सियासी हुकूमतों ने इत्तेफाक किया और इस पर कोई समझौता नहीं किया। 1970 से लॉन्ग टर्म के लिए जो काम हम कर रहे थे इसके नतीजे में अब जाकर हमें इसका फ़ायदा हासिल हो रहा है। हाँ, हमारे पास आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तालीमी निज़ाम है। हमारे असातिज़ा दुनिया के बेहतरीन मुतहर्रिक असातिज़ा की फहरिस्त में शामिल हैं और जो स्कूल हमारे पास हैं वो बेहतरीन सतह पर हैं। कोई बच्चा किसी भी स्कूल में जाता है उसे वहाँ मुफ्त तालीम मिलती है। ये शुरू ही में टारगेट किया गया था कि इसे यकीनी बनाया जाए हमारे बच्चे स्कूल जाएं, सीखें और खुश रहें। सलमा, आपने एक बड़ी अहम बात की कि जो डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स की जो इज़्ज़त होती है पाकिस्तान में, या जो बनना चाहते हैं, एक प्रोफेशन ऑफ चॉइस समझा जाता है पाकिस्तान में, वो टीचिंग के साथ नहीं है मामला। मगर फिर ये बात तब्दील कैसे हो? और जब एक टीचर को पता है, सरकारी उस्ताद को पता है कि उसकी जो तरक्की होनी है वो होनी है टेन्योर बेस्ड, वो कितना ही अच्छा पढ़ा ले, खुद कितना ही अच्छा पढ़ ले, कितना ही अच्छा और ज़बरदस्त टीचर बन जाए, मगर एक वक्त आएगा उसके बाद उसके साथी टीचर्स के साथ उसकी भी अगले ग्रेड में तरक्की हो जाएगी। उसका ज़बरदस्त तरीके से और अच्छा टीचर होना उसको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। तो वो क्यों आए इस 4 साल प्रोग्राम की तरफ, क्यों 4 साल मेहनत करे आपके इस बीएड प्रोग्राम में और उसके बाद एक अच्छा टीचर बने जब इंसेंटिव नहीं है उसके पास उसकी तरक्की के लिए? देखें,
किसी भी करियर को करियर ऑफ चॉइस बनाने के लिए जो है ना काफ़ी फैक्टर्स एक साथ चलने की ज़रूरत है। एक तो ऑब्वियसली माशरे में इज़्ज़त की बात है, राइट। आपके बेस्ट बच्चे जो हैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहते हैं बिकॉज उस पेशे की बहुत इज़्ज़त है हमारे माशरे में। अफसोस के साथ टीचर्स का एक ज़माने में ज़रूर ये दर्जा था। इनफैक्ट हमारे जो अम्मी अबू हमारे ऊपर जो नस्ल है वो सब इस बात के गवाह हैं कि द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो उनको सरकारी स्कूल्स में अपने उस्तादों से मिला वो आज में दैट्स नॉट द केस बिकॉज द टीचर्स आर फंडामेंटली ऑल्सो डिफरेंट। आई एम नॉट जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, बट ऑब्वियसली इसमें कोई आपके रिमार्केबल एक्सेप्शनल टीचर्स हैं सिस्टम में अभी भी, लेकिन बाय एंड लार्ज हम सबको सूरत हाल का पता है। आपका जो सवाल है शाहजेब के इसको मतलब क्या अट्रैक्शन है बीएड में आने की, देखें ये एक आपने अट्रैक्शन भी पैदा करनी है, बट वो अट्रैक्शन जो है वो ओवरनाइट कोई स्विच ऑन ऑफ करने से तो नहीं होगी। वो जब आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, जिस तरह मीना ने भी अभी जिक्र किया कि उनको बड़ी इंडिपेंडेंस मिलती है, माँ बाप भी उनकी इज़्ज़त करते हैं, तो इन चीज़ ये तो लॉन्ग टर्म गोल है, राइट। अगर हम थोड़ा शॉर्ट टर्म की बात करें, फॉर स्टार्टर्स अभी इशू सिस्टम में ये है, डिमांड सप्लाई का इशू है बेसिकली। 2010 में तकरीबन आपका जो बीएड है वो एक साल जो चल रहा था इतने दहाइयों से, उसको ख़त्म करके जो है हुकूमत पाकिस्तान ने एक 4 साल का बीएड लाया और वो 2011 से चल रहा है। आई थिंक एक साल के सारे जो टीचर क्वालिफिकेशन थे वो सब ख़त्म कर दिए गए हैं। इशू ये आ रहा है, इट्स बेसिकली अ डिमांड सप्लाई इशू, बिकॉज आपकी जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं यू रिक्रूटिंग इन थाउजेंड्स, ठीक है। अब आपका जो प्रोग्राम है वो 4 साल का है और बिकॉज वो 4 साल का हो गया, अब उसमें एप्लीकेंट्स भी कम हो गए हैं बिकॉज जो आने वाले थे वो उनके लिए अट्रैक्शन ही 1 साल का क्वालिफिकेशन था, तो अब 1 साल से वो 4 साल पे ले गए, तो सारे कॉलेजेस में एनरोलमेंट गिरी है। अब हुआ ये है दैट बिकॉज गवर्नमेंट ने तो अपनी वैकेंसीज फिल करनी है, तो जब वो इश्तहार निकालते हैं और वो अगर वो लिखते हैं कि सिर्फ हमने बीएड ही एक्सेप्ट करेंगे, तो आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि उनकी वैकेंसी नहीं फिल हो पाएंगी, राइट। सो देन दे ब्रॉडन दैट नेट। वो कहते हैं कि जी ठीक है बीए भी आ जाएं, बीएससी भी आ जाएं और हम उनकी इंडक्शन ट्रेनिंग करा लेंगे, लेकिन इसका डैमेज ये होता है ना कि आप फिर वही मार्केट सिग्नल दे रहे हैं कि बीएड ज़रूरी नहीं है कि आप बीए भी करके टीचर बन सकते हैं, बीएससी भी करके टीचर बन सकते हैं। तो अगर मैं इसमें एक मॉडल आपके साथ शेयर करूं, मैं जब सिंगापुर में आई वाज ट्रेनिंग एज ए टीचर, मेरे साथ जो सारे जो पीयर्स थे ना जो टीचर ट्रेनिंग ले रहे थे वो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब उनको उस प्रोग्राम में एडमिशन मिला ना, तो उस एडमिशन के साथ साथ उनको गवर्नमेंट नौकरी भी मिली, तो उन्होंने उस प्रोग्राम से ग्रेजुएट करके लाजमी टीचर्स ही बनना था, राइट। हमारी रिक्रूटमेंट जो है वो बैक एंडेड होती है इंस्टेड ऑफ बीइंग फ्रंट एंडेड। हम बाद में जब ऑलरेडी टू लेट होता है टू एड्रेस द प्रॉब्लम, तब हम जाके कहते हैं कि हमें बीएड्स चाहिए। हमें द सिस्टम हैज़ इनफ डेटा कि आप प्रिडिक्ट कर पाएँ कि आज से 4 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद सिस्टम में क्या वैकेंसीज निकलेंगी, और उस हिसाब से फिर आप अपनी रिक्रूटमेंट अगर इस प्री सर्विस प्रोग्राम से पहले करने लगें, देन यू हैव एसेंशियली पाइपलाइन बन जाएगी आपकी टीचर्स की। आपको पता है कि हर साल आपकी ये रिक्वायरमेंट है और इतनी टीचर्स अभी ग्रेजुएट करके बीएड से निकलेंगे। अगर हम इसी तरह एड हॉक लेके चलते रहेंगे, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू एवर प्रोफेशनलाइज टीचिंग। ये करने के लिए ही इट टेक्स प्लानिंग, इट्स द नेचर ऑफ व्हाट दिस रिफॉर्म नीड्स टू बी। शुक्रिया आप दोनों का। बहुत अहम मामला है और मसला सियासत का नहीं है, मसला बच्चों के मुस्तकबिल का है। प्रोग्राम के इस प्लेटफॉर्म से हमारी हमेशा कोशिश रही है कि तालीम, हेल्थ के मामलात जो कि जिनका ताल्लुक सियासत से कम और आवाम के मुस्तकबिल से ज़्यादा है वो उठाते रहें। उम्मीद करते हैं कि हुकूमतों की इस तरफ अब तवज्जो हो ताकि टीचर्स, अच्छे टीचर्स हमारे बच्चों को पढ़ाएं और उनका मुस्तकबिल रोशन हो, जिसकी वजह से इस मुल्क का मुस्तकबिल रोशन हो। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।